नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खुलेपन, अवसरों और विकल्पों के बेहतरीन समन्वय के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सामाजिक परिवर्तन के लिए भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। मणिपुर में आज दोपहर बाद से 14 दिन के लिए पूर्णबंदी लागू होगी और केंद्र असम में बाढ़ प्रबंधन के लिए 300 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी करेगा। समाचार प्रभात के इस अंक में मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में उभरते खुलेपन, अवसरों और विकल्पों के बेहतरीन समन्वय के कारण आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडियाज सम्मेलन में कल उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक खुला तथा सुधारवादी बनाने के प्रयास हुए हैं। We have made many efforts to make our economy more open and reform oriented. Reforms have ensured increased competitiveness, enhanced transparency, expand digitization, greater innovation and more policy stability. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि देश में 50 करोड़ के आसपास इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और अन्य 50 करोड़ से अधिक लोगों को इंटरनेट से जोड़ने के प्रयास जारी हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि 5G, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में उन्नत तकनीक के लिए भरपूर अवसर मौजूद हैं। कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि में निवेश के काफी अवसर हैं। The options to invest in India are extensive. India invites you to invest in the hard work of our farmers. There are investment opportunities in agriculture inputs and machinery, agriculture supply chain management, ready-to-eat items, fisheries, and organic produce. To grow more streams of revenue, the best time to tap investment opportunities in Indian agriculture sector is now. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का प्रतिवर्ष 22% से भी अधिक की दर से विकास हो रहा है और चिकित्सा प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की प्रगति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का सर्वोत्तम अवसर है। The healthcare sector in India is growing faster than 22% every year. Our companies are also progressing in production of medical technology, telemedicine, and diagnostics. India and the US have already built a robust partnership in the pharma sector. To achieve scale and speed, now is the best time to expand your investment in Indian healthcare sector. प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, सड़क, राजमार्ग, बंदरगाह और नागर विमानन के क्षेत्रों में भी भरपूर अवसर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने वित्त और बीमा क्षेत्र में निवेश को आमंत्रित करते हुए कहा कि देश में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी गई है और बीमा मध्यस्थ कंपनियों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कारोबार सुगमता की दृष्टि से विश्व बैंक की रैंकिंग में भारत की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि निवेश आत्मविश्वास का परिचायक होता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के दौरान कोरोना महामारी के दौर में भी भारत में $20 अरब से अधिक का विदेशी निवेश हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब भारत के पास मौजूद है।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के पास दुनिया को एक आकार देने के लिए मिलकर काम करने की क्षमता है। इंडिया आइडियाज समिट में भाग लेते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, संपर्क, कोरोना वायरस महामारी से निपटने, जलवायु परिवर्तन और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को व्यापार संबंधों में लंबित समस्याओं को हल करने और कुछ बड़ा करने की जरूरत है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वार्षिक इंडिया आइडिया सम्मेलन को वर्चुअल संबोधित करते हुए कल माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत समान विचार वाले गिने चुने भरोसेमंद देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में और वैश्विक स्तर पर भी अमेरिका का एक उभरता हुआ सुरक्षा भागीदार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ संबंधों के एक नए युग की आकांक्षा रखता है। श्री पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आयोजित की जा रही G7 देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर इम्फाल में आयोजित कार्यक्रम में मणिपुर के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोगी, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। केंद्र ने हर घर जल के लक्ष्य के साथ 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में सुरक्षित, पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वृक्षारोपण कार्यक्रम का अभियान शुरू करेंगे। इस अवसर पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में श्री शाह 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये सभी कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किए जाएंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन कोयला मंत्रालय कर रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत जल्दी ही एक मजबूत निजी डेटा संरक्षण कानून बनाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून न केवल नागरिकों की डेटा निजता की चिंताओं को दूर करेगा, बल्कि नवाचार और आर्थिक विकास के लिए आंकड़ों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समाज में परिवर्तन के लिए भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियों की आवश्यकता है। वो कल सऊदी अरब द्वारा आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था वाले देशों के मंत्रियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। सऊदी अरब G20 देशों के इस समूह का अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में उपलब्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म भरोसेमंद और सुरक्षित होने चाहिए। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए श्री प्रसाद ने एक लचीली वैश्विक आपूर्ति प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। श्री प्रसाद ने वैश्विक नेताओं को यह भी बताया कि भारत ने किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अन्य देशों की तुलना में कोविड-19 संकट से बेहतर ढंग से निपटने में सफलता पाई है। देश में पिछले एक दिन में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 28,472 हो गई है। एक दिन में स्वस्थ होने वालों की ये सबसे अधिक संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 से अब तक 7,53,049 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में ठीक होने की दर 63.13% तक पहुंच गई है। मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से कोविड के सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या 3,41,000 से ज्यादा हो गई है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मंत्रालय का कहना है कि कोविड से निपटने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करने, निगरानी, संपर्कों का पता लगाने, नियंत्रण की प्रभावी योजना, संक्रमण के खतरे वाली आबादी की स्क्रीनिंग और व्यापक स्तर पर जांच करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों द्वारा दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के कारण देश में कोरोना की मृत्यु दर महज 2.41% है। देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों में दिल्ली 84.82% के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद लद्दाख, तेलंगाना, हरियाणा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नंबर आता है। इन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की दर 75% से अधिक है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर देश की औसत 63.12% से ज्यादा है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या के आधार पर महाराष्ट्र पहले, तमिलनाडु दूसरे और दिल्ली तीसरे तथा तेलंगाना चौथे स्थान पर है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से कानपुर शहर में कोरोना रोगियों की उपचार सुविधाओं की समीक्षा करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एंटीजन और आरटीपीसीआर परीक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि डॉक्टरों, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें लखनऊ शहर में गहनता के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम कर रही हैं। पिछले 24 घंटों में 310 नए मामलों के साथ ही शहर में सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या 3048 पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि एक रैपिड रिस्पांस टीम मरीजों के घरों का निरीक्षण करेगी और देखेगी कि वो होम आइसोलेशन की अर्हताएं पूरी करते हैं या नहीं। होम क्वारंटीन में रहने वाले मरीजों को पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर रखना होगा। ऐसे मरीजों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-5146 जारी किया गया है। अधिकारियों से अस्पतालों में टेलीमेडिसिन सेवाओं को मजबूत करने और लोगों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की ऑनलाइन ओपीडी सेवा ई संजीवनी का प्रचार करने को कहा गया है। ई संजीवनी का पर्चा दिखाकर अस्पतालों से दवाएं भी हासिल की जा सकती हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या 24,842 हो गई है, जबकि 770 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। पिछले सप्ताह भोपाल में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक आई तेजी के बाद सरकार ने शहर में 10 दिन का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, जो 25 जुलाई से शुरू होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 7 दिनों में भोपाल में औसत पॉजिटिविटी दर 10.23% तक पहुंच गई थी, इसलिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि भोपाल से जाने और आने के लिए पहले के लॉकडाउन की तरह ई पास आवश्यक होगा। ऐसा तय किया है कि 24 तारीख रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान फलों, सब्जियों, दवाओं और दूध सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। 1 जून से लेकर अब तक भोपाल में 1723 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 16,836 हो गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1020 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 51,485 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना से स्वस्थ होने की दर तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट। राज्य में कल कोविड-19 के 28 रोगियों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें से 19 मौतें सूरत जिले से दर्ज हुई है। इसके साथ ही राज्य भर में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 2,229 हो गई है। सूरत जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए आंकड़े को लेकर सरकार चिंतित है। कल पूरे राज्य में से सबसे अधिक 256 ताजा मामले सूरत जिले में से दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल मामलों की संख्या 11,128 तक पहुंची है, जबकि सूरत जिले में अब तक 500 से अधिक रोगियों ने कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवाई है। अहमदाबाद जिले में 196 नए मामले सामने आए हैं। ज्यादा से ज्यादा निजी अस्पतालों को कोविड की इस लड़ाई में शामिल करने की अहमदाबाद नगर निगम की रणनीति रही है, जिसके तहत कल 4 नए निजी अस्पतालों को डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में घोषित किया गया। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खुलेपन, अवसरों और विकल्पों के बेहतरीन समन्वय के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सामाजिक परिवर्तन के लिए भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। मणिपुर में आज दोपहर बाद से 14 दिन के लिए पूर्णबंदी लागू होगी और केंद्र असम में बाढ़ प्रबंधन के लिए 300 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मणिपुर सरकार ने आज दोपहर बाद 2 बजे से 14 दिन के लिए राज्यव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। राज्य मंत्रिमंडल की इंफाल में कल हुई आपात बैठक में समूचे राज्य में लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार लॉकडाउन को सख्ती से लागू करेगी। पंजाब में पिछले कुछ दिन से कोविड मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। कल 414 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11,301 हो गई है।
नए मामलों में 81 होशियारपुर से, 69 पटियाला और 73 लुधियाना से हैं। कल 6 मरीजों की मौत के साथ राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 269 रोगियों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,86,000 पार कर गया है। कल 5,849 नए मामले सामने आए। इस समय 51,700 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना वायरस की जांच बढ़ा दी गई है। तमिलनाडु में कल एक ही दिन में 60,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। अब तक कुल 21 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच प्रक्रिया की विशेषता यह है कि जांच में एंटीबॉडी परीक्षण के स्थान पर RT-PCR किट का उपयोग किया गया है। ऐसी जगहों पर जहां वायरस की पुष्टि की दर बहुत कम है, वहां प्रशासन पूल परीक्षण की योजना बना रहा है। पूल परीक्षण में यदि किसी एक व्यक्ति में भी वायरस की पुष्टि होती है तो सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। तेलंगाना में कल 1,554 नए रोगियों के सामने आने के साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 49,259 हो गई। नए मामलों में से अधिकतर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र और रंगारेड्डी तथा मेचल मलकानगिरी जिलों के हैं। राज्य में कोविड-19 और इससे जुड़े रोगों से अब तक 438 लोगों की मौत हुई है। इनमें कल हुई 9 मौतें शामिल हैं। तेलंगाना में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 76.5% है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य सरकार मुंबई महानगर और आसपास के उपनगरीय जिलों ठाणे, पालघर और नवी मुंबई में कोरोना वायरस के अस्पतालों में बिस्तरों के प्रबंधन की निगरानी के लिए एकल कमान केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। ये केंद्र मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की मदद से ठाणे या नवी मुंबई में बनाया जा सकता है। मुंबई के नजदीक MMR में रहने वाले लोग अपनी क्षेत्र के हॉस्पिटल में चिकित्सा के लिए बेड न मिलने के कारण भारी तादाद में मुंबई के अस्पतालों में जा रहे हैं, जो कि न ही केवल मरीजों के लिए तकलीफदायक है, बल्कि इससे मुंबई के अस्पतालों में भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। और ये सब में गौर करने वाली बात यह है कि MMR क्षेत्र के अस्पतालों में बेड खाली होने के बावजूद भी ये मरीज जानकारी के अभाव से चिकित्सा के लिए दूर मुंबई जाने की परेशानी उठा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि ये समस्या का समाधान MMR में मुंबई जैसे सिंगल कमांड सेंटर का निर्माण से ही हो सकता है। मुंबई का ये सिंगल कमांड सेंटर टेस्टिंग और बेड मैनेजमेंट के लिए लोगों की सहायता करता है। नियम के अनुसार मुंबई में किसी भी कोविड-19 के रोगी को अगर अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है तो वो अस्पताल नहीं जा सकता, बल्कि उसको हेल्पलाइन या फिर वार्ड लेवल वार रूम पर फोन करके बेड की उपलब्धि के बारे में जानकारी लेनी होती है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र में बंबई उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि 65 वर्ष से अधिक के किसी स्वस्थ व्यक्ति की आवाजाही प्रतिबंधित की जाती है तो वो किस प्रकार सम्मानित जीवन जिएगा। न्यायालय की खंडपीठ ने फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में काम करने वाले कलाकार प्रमोद पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। पांडे ने राज्य सरकार के दिशा निर्देशों को चुनौती दी थी, जिनमें कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति को फिल्म या टेलीविजन की शूटिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाढ़ पीड़ित असम में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य को 346 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने का आश्वासन दिया है। ये राशि बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की पहली किश्त के रूप में दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ये जानकारी दी। असम में राज्य सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। राज्य में 26 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। वर्षा और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 89 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बाढ़ के कारण 204 तटबंधों और 174 पुलों को नुकसान पहुंचा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चावल और दाल की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। असम में अब तक बाढ़ से कोई राहत नहीं है। ब्रह्मपुत्र समेत कई सारी नदियां उफान पर है। NDRF और SDRF द्वारा बचाव और राहत अभियान जारी है। बाढ़ के कारण सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। बरपेटा, ग्वालपारा, धुबरी और दक्षिण सालमरा मानकासर सबसे प्रभावित जिलों में से है। लगभग 45,000 लोग अब भी राहत शिविरों में हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के सीतामढ़ी, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर समेत 10 जिलों में 60,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पश्चिमी चंपारण के त्रिवेणी नहर का दक्षिणी तटबंध टूट जाने के कारण नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इसी तरह पूर्वी चंपारण के सुगौली में रिंग बांध टूटने के बाद इलाके में स्थिति गंभीर हो गई है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया है। इसके चलते जानवरों को परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी आ जाने के कारण मोतिहारी और सीतामढ़ी का सड़क संपर्क बाधित हो गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 19 टीमों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। 25,000 से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मेघालय में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से 16 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि गारो हिल्स इलाके में आई बाढ़ से 5 लोगों की जान चली गई है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने लोगों से सावधान रहने को कहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 735 गांव अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं। राज्य में सेलसेला, फुलवाड़ी और राजबाला बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा है कि एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित बिहार और असम में राहत तथा बचाव कार्यों में जोर शोर से लगी हुई हैं। असम में एनडीआरएफ की 16 टीमें और बिहार में 20 टीमें तैनात हैं। उन्होंने कहा कि गंडक नदी में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने से बिहार में बाढ़ की स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है। श्री प्रधान ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमों को बाढ़ और कोविड की दोहरी चुनौती से जूझना पड़ रहा है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आकाश आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है। मुंबई में भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। चेन्नई में तापमान 27 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। कोलकाता में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। श्रीनगर में तापमान 16 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दोपहर बाद या शाम तक बादल घिरने की उम्मीद है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिर सकते हैं। मुजफ्फराबाद में भी शाम तक बादल घिरे रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से भवतारिणी। जम्मू कश्मीर में कश्मीर के प्रखंड आयुक्त ने कश्मीर घाटी में ईद उल अजहा की तैयारियों के बारे में समीक्षा बैठक की। कश्मीर डिवीजन में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि ईद का त्यौहार मनाते समय कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। आगामी ईद उल अजहा त्योहार के मद्देनजर संभागीय आयुक्त कश्मीर पांडुरंग के पोले ने कहा कि 28 जुलाई से कश्मीर घाटी में 3 दिन बाजार खुले रहेंगे ताकि बलि के जानवरों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में जनता को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कश्मीर के सभी उपायुक्तों को बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए निर्देश दिए जहां लोग उचित कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ जानवरों की खरीद कर सकते हैं। पांडुरंग के पोले ने इन 3 दिनों के दौरान मार्केट स्थानों द्वारा सामाजिक दूरियां बनाए रखने के उल्लंघन से बचने के लिए अलग अलग समय के साथ चरणबद्ध तरीके से बाजार खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिदों और खानकाहों के संरक्षकों के धार्मिक औपचारिकता के रूप में इन 3 दिनों के दौरान धार्मिक स्थानों की सफाई करने की अनुमति होगी, लेकिन किसी भी सभा के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में कल रात मीर बाजार इलाके में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरविंदर पाल सिंह ने बताया कि कल रात आतंकवादियों ने फुर्रा गांव में अब्दुल रशीद डार के घर पर गोलीबारी की, जिसमें डार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में अनंतनाग जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। संयुक्त अरब अमारात यूएई में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से आग्रह किया है कि सभी विदेशी निवासियों के लिए जुर्माना माफी योजना का लाभ उठाएं और 17 अगस्त तक बिना कोई जुर्माना दिए खाड़ी देश छोड़कर चले आएं। यूएई सरकार ने अपने उन सभी विदेशी नागरिकों के लिए जुर्माना छूट योजना की घोषणा की है जिनका वीजा 1 मार्च 2020 से पहले समाप्त हो गया है या देश में जिनका प्रवास अब तक नियमित नहीं हुआ है। 17 अगस्त तक वैध इस छूट योजना के अनुसार बिना जुर्माने का भुगतान कर देश छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। जिन भारतीय नागरिकों का वीजा 1 मार्च 2020 से पहले समाप्त हो गया है उन्हें सलाह दी गई है कि वे 17 अगस्त तक बिना कोई जुर्माना चुकाए देश छोड़ने के इस अवसर का लाभ उठाएं। योजना का लाभ लेने के लिए यूएई के सक्षम अधिकारियों की मंजूरी लेनी होगी। अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन स्थित अपना वाणिज्य दूतावास कल तक बंद करने का आदेश दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेगस ने कहा है कि यह आदेश अनुचित व्यापार, पर्याप्त संख्या में अमेरिकी लोगों को रोजगार न देने और अन्य अनपेक्षित तौर तरीकों को देखते हुए जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या-क्या सुर्खियां हैं। मुकेश, इंडिया आइडिया समिट में प्रधानमंत्री के संबोधन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी बोले भारत में निवेश के लिए सबसे बेहतर समय। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा, भारत अवसरों का देश, निवेश का स्वागत। पत्र लिखता है, मानवता को ध्यान में रखकर करनी होगी भविष्य की तैयारी। दैनिक जागरण के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने माना, चीन से जाने वाली कंपनियों के लिए भारत सही जगह। पंजाब केसरी लिखता है, भारत अवसरों का देश, दुनिया को हमसे हैं उम्मीदें बहुत। जनसत्ता के अनुसार मोदी ने कहा, दुनिया को पटरी पर लौटाने में भारत और अमेरिका मददगार। दैनिक ट्रिब्यून ने शीर्ष कमांडरों के 3 दिवसीय सम्मेलन में रक्षा मंत्री के बयान को सचित्र प्रकाशित किया है। राजनाथ सिंह ने कहा, किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहे वायुसेना। पत्र के अनुसार संसाधनों की त्वरित तैनाती से विरोधियों को कड़ा संदेश। वीर अर्जुन के अनुसार रक्षा मंत्री ने चीनी खतरे से किया आगाह। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, दिल्ली में कोरोना पीक खत्म। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने किया दावा, बोले एहतियात रहे जारी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली में लुढ़क गया कोरोना का ग्राफ, केवल 11.8% एक्टिव केस। हिंदुस्तान के अनुसार केजरीवाल, दिल्ली में मरीजों की दोगुनी टेस्ट क्षमता। अमर उजाला ने दिया है, केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा 31 दिसंबर तक बढ़ाई। दैनिक ट्रिब्यून ने मंदिर न्यास के सदस्य का दावा देते हुए लिखा है, मोदी भूमि पूजन के लिए शामिल होंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार राम मंदिर के डिजाइन में बदलाव, अब 2 नहीं 3 मंजिलें होंगी। राजस्थान पत्रिका ने गुजरात राज्य सरकार के आदेश को देते हुए लिखा है, निजी स्कूल नहीं खुलने तक फीस वसूली पर रोक। पंजाब केसरी ने अमेरिकी संसद में भारत का समर्थन शीर्षक से लिखा है, निचले सदन प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव में कहा गया, चीन के गलवान घाटी में आक्रामकता दिखाई। पत्र ने चीन को 72 घंटे में ह्यूस्टन कॉन्सुलेट बंद करने के अमेरिकी आदेश को भी जगह दी। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ओडिशा में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का परीक्षण। पत्र के अनुसार ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ होगा इस्तेमाल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खुलेपन, अवसरों और विकल्पों के बेहतरीन समन्वय के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सामाजिक परिवर्तन के लिए भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। मणिपुर में आज दोपहर बाद से 14 दिन के लिए पूर्णबंदी लागू होगी और केंद्र असम में बाढ़ प्रबंधन के लिए 300 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।